3 chase. Suspect was last reported southbound. नमस्कार, स्वागत है आपका फ्लाइंग कार में। मैं हूं अजय धीमान। दोस्तों, पिछली वीडियो मैंने डाली थी कि लोन और एनओसी कैसे मिलते हैं, क्या उसका प्रोसेस रहता है, एनओसी का क्या प्रोसेस रहता है, लोन आपको कैसे मिलता है। और आज मैं बात करने वाला हूं कि अगर आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं, लोन ना चुका पाने की कुछ ही कंडीशंस होती हैं, जैसे कि आपकी या तो जॉब चली गई है या फिर आपका बिजनेस व्यापार ठप पड़ गया है, तो आपके पास पैसे होंगे नहीं पे करने के लिए। तो बैंक और एनबीएफसी वाले आपके साथ क्या कर सकते हैं और आपका बचाव कैसे हो सकता है, सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको समझ में ना आई चीज़ें। बाकी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन चल रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बैंक वाले आपके साथ क्या क्या कर सकते हैं अगर आप लोन जो है वो नहीं चुका पाते। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो कार का लोन है, ये बात जो सिर्फ कार या बाइक पर ही लागू नहीं होती है। मोटर के अंदर जितनी भी ये मोटर्स आती हैं, कार्स हो गई, बाइक हो गई, बस, ट्रक, जितने भी आते हैं, ये सबका लोन एक ही होता है, एक जैसा ही होता है। सबको मोटर लोन बोला जाता है। वो अलग बात है कि इसको अलग अलग नाम दिया जाता है, कार लोन, बाइक लोन, बस लोन, अलग अलग, लेकिन ये एक ही, इनमें पूरी सब में एक ही कार्रवाई आती है। तो मैं कार ही बोलूँगा क्योंकि हमारा चैनल सिर्फ कार के ऊपर ही है। तो बाकी सब अपने अपने हिसाब से आप जोड़ लीजिएगा, एक जैसी ही प्रक्रिया रहने वाली है। तो लोन आपको कैसे मिलता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। लोन मिलने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्री देना पड़ते हैं, जिसमें आपका सिविल चेक होता है कि आपका चरित्र प्रमाण जो वो कैसा है, आप लेन देन के मामले में कैसे हैं। जब आप डॉक्यूमेंट देते हैं तो उसमें आपका पैन कार्ड भी मैंडेटरी होता है। तो पैन कार्ड के माध्यम से आपका क्रेडिट स्कोर या सिविल स्कोर, कई उसको क्रेडिट स्कोर बोलते हैं, कई उसको सिविल स्कोर बोलते हैं, तो वो चेक होता है। उसमें आपकी पूरी हिस्ट्री होती है कि आपका लेन देन बैंकों के साथ कैसा रहा पिछला, या केवल कुछ लोग नया लोन भी ले लेते हैं कि फ़र्स्ट टाइम लोन लेने वाले भी बहुत सारे होते हैं, तो वो भी लोन हो जाता है। और अब मान लीजिए कि किसी भी परिस्थिति में आप लोन नहीं पे कर पा रहे हैं, मान लीजिए आपकी जॉब चली गई, बिज़नेस ठप हो गया, तो आप जाहिर सी बात है कि लोन पे नहीं कर पाओगे। अब हमारा जो लोन है वो है कार लोन या बाइक लोन। तो कार लोन जो आता है वो सिक्योर्ड लोन में आता है। देश में सिर्फ दो ही तरह के लोन है, एक सिक्योर्ड, एक अनसिक्योर्ड। एक कार लोन जो होता है हमारा सिक्योर्ड लोन के बारे में आता है, तो मैं सिर्फ इसी के बारे में बात करूँगा, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं खींचूँगा वीडियो को। अगर आप कोई भी कार का लोन पे नहीं कर पा रहे हैं तो बैंक वाले आपके साथ क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, लोन, कोई सा भी लोन है, अगर आप 3 किस्तें उसकी मिस कर देते हैं, 3 EMI उसकी आप मिस कर देते हैं, तो उसके बाद ही आपके ऊपर कार्रवाई होती है। कार्रवाई ऐसी नहीं होती है कि आपको जेल हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर चैनल हैं या बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है। बाकी जो हमारे देश के रिकवरी एजेंट हैं, बैंकों के लिए जो रिकवरी एजेंट हैं, वो चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट हैं। उनको कोई मतलब नहीं है लॉ से, कोई मतलब नहीं उनको किसी की ज़िंदगी से, किसी से कुछ नहीं। उनको तो बस रिकवरी करनी है एट द एनी कॉस्ट। चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट, इनको मैं बोलता हूँ झोड़ा छाप ये लोग होते हैं। इनको ना तो ये एजुकेटेड होते हैं ना कुछ, ये सिर्फ गुंडागर्दी और बहुत ही बदतमीजी लैंग्वेज से बात करते हैं। और लेकिन अब ऐसे ऐसे कानून हैं कि ये लोग आपसे किसी भी कीमत पर आपसे कोई भी बदतमीजी नहीं कर सकते, बहस नहीं आपसे कर सकते। हाँ, पैसा मांगना बैंक का अधिकार है, तो वो पैसा तो मांगेंगे ही मांगेंगे आपसे, लेकिन सालनीयता से, आपकी विद रिस्पेक्ट, आपकी रिस्पेक्ट को कोई ठेस ना पहुंचे, ये भी बैंक को और रिकवरी एजेंटों को ध्यान रखना होता है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम फर्स्ट पड़ाव से। मान लीजिए कि आपका पहला महीना है, जब आप किस्त नहीं दे पा रहे हैं, तो आपके साथ क्या होगा। जब आपकी फर्स्ट EMI मिस होगी तो सबसे पहले आपको मैसेज आएंगे, सर प्लीज़ पे दिस अमाउंट। उसमें आपको चार्जेस भी लगा दिए जाते हैं कि अब मिस हो गया, उसका बाउंस चार्जेस वो लगा देते हैं। बाउंस चार्जेस में वो लेट पेमेंट फ़ी होता है, उस टाइम लेट पेमेंट फ़ी होता है, वो भी लगा दिए जाते हैं। मान लीजिए कि 5500 है तो वो 6000 या 6500, वो अलग अलग बैंक के अलग अलग चार्जेस होते हैं। 500 से 1000 के बीच में लेट पेमेंट चार्जेस होते हैं, तो वो चार्जेस आप पे लगा देते हैं और वही अमाउंट आपको शो करेगा कि आप पे कीजिए। उसके बाद 1-2 हफ्ते बाद आपको जो बैंक के कस्टमर केयर होते हैं, ओरिजिनल बैंक के कस्टमर केयर, वो आपको कॉल्स करते हैं, वो आपको इन्फॉर्म करते हैं कि सर आपकी EMI मिस होगी, आप पे कर दीजिए। कुछ बैंक NBFC तो फर्स्ट मंथ में ही आपके घर पे विजिट कर जाते हैं। बैंक से तो नहीं होते, वो रिकवरी एजेंट ही होते हैं, उनका अधिकार है आना, लेकिन
किसी भी परिस्थिति में वो आपसे बदतमीज़ी नहीं कर सकते हैं, आपको गाली गलौज नहीं कर सकते हैं, आपसे मारपीट नहीं कर सकते। क्योंकि हमने कई जगह ऐसा भी देखा है कि रिकवरी एजेंट जो होते हैं वो आपके साथ मारपीट कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, जो कि उनका कोई अधिकार है। अगर ऐसा कोई भी करता है तो आप अपने नज़दीकी पुलिस थाने में उनके खिलाफ FIR कर सकते हैं और उसके बाद वो कई साल तक तो चक्की पीसेगा। अगर कोई रिकवरी एजेंट या कोई भी बैंकर आपको गाली गलौज करता, फ़ोन के ऊपर भी अगर आपको कोई गाली गलौज करता है, तब भी पुलिस नहीं सुन रही है तो आप SP जो आपके एरिया के SP हैं उनसे आप कर सकते हैं। अगर आपके SP भी नहीं सुन रहे हैं तो आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं विद प्रूफ, लेकिन आपके पास प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ क्या? वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए, फुल्ली छूट है, आप कहीं भी कैसे भी वीडियो शूट कर सकते हैं। और अब तो आपका घर है, घर पे ही आएंगे तो वहाँ पे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। CCTV लगे हुए तो और भी बढ़िया, और ऑडियो है तो और भी बढ़िया। नहीं है तो आप मोबाइल से रिकॉर्डिंग करवा लीजिए या कर लीजिए। अगर वो गाली गलौज करते हैं आपके साथ, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए उनकी, तो बहुत काम आती है बाद में। तो आप उनके खिलाफ केस कर सकते हैं कि भैया देखो गाली गलौज कर रहे हैं, मैंने पैसा लिया है और आप कोई लोन नहीं चुका पा रहे हैं, तो आप किसी भी कीमत पर आपराधिक श्रेणी में नहीं आते हैं। लेकिन रिकवरी एजेंट जो वो आपको ये बोध करवा देते हैं, आपको ये ऐसा फील करवाते हैं कि आपने लोन ना लेकर कोई अपराध कर दिया हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश में सबके लिए कानून है। विजय माल्या, नीरव मोदी, वो भी मतलब अगर कानून की उसकी दृष्टि से देखें तो वो लोग सिर्फ भगोड़े हैं, भागे हुए हैं, लेकिन आपराधिक उन्होंने कोई अपराध, उसको भी अपराध नहीं बोला जाएगा कि लोन ले लिया और नहीं चुका पाए तो उसको अपराध नहीं बोला जाता है। वो एक सिविल केस होता है, लेकिन क्रिमिनल केस नहीं होता है। वो कभी भी अगर नीरव मोदी, विजय माल्या कहीं भी अगर इंडिया में आ जाते हैं तो आप देखेंगे कि उनको 10 मिनट के अंदर उनको भी बेल मिल जाएगी। बेल तो क्या, गिरफ्तार ही नहीं हो पाएंगे। कानून क्या, सिर्फ एक भागे हुए हैं, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। भाग सकते हैं, आप भी भाग सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन करना नहीं चाहिए ऐसा। अब मान लीजिए कि फर्स्ट मंथ में मैं सबसे पहले उनके बारे में बताऊंगा जो कि इग्नोर करते हैं, बैंक को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। उनके साथ क्या हो सकता है? मान लीजिए कि आपकी फर्स्ट EMI मिस होगी तो आपको वर्बली इन्फॉर्म करेंगे। सेकंड EMI मिस हो जाएगी तब भी आपको कस्टमर केयर की तरफ से तो फ़ोन आएंगे, लेकिन साथ ही अब आपके साथ आपका जो केस है उसको बोला जाता है सेकंड बकेट, फर्स्ट बकेट उस टाइम बोला जाता है उसको। तो उस बकेट में जब वो केस जाता है, वो बैंक की इंटरनल लैंग्वेज है थोड़ी सी, क्योंकि मैं बैंक से काफ़ी मेरे फ्रेंड हैं तो मैं इन लैंग्वेज को बड़े अच्छे से जानता हूँ। तो फर्स्ट बकेट केसेस को बोलते हैं। तो वो उस टाइम थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर ही आपके साथ रखते हैं वसूलने का, रिकवरी करने का, मतलब अमाउंट को रिकवरी करने का। अब वो आपको घर पे भी विज़िट करेंगे, आपको फ़ोन पे भी बताएंगे और आपको मैसेज भी करेंगे। साथ ही आपके जो आपको याद होगा जब आपने लोन लिया होगा तो 2 लोगों को एज अ गारंटर वहाँ पे शो किया होगा, जिनके फ़ोन नंबर और उनके एड्रेस आपने लिखवाए होंगे। तो सबसे पहले वो उनको भी फ़ोन करके उनको भी इन्फॉर्म करेंगे कि भैया फलाना व्यक्ति है जो EMI पे नहीं कर रहा। जैसे मैं हूँ, मैं अजय धीमान हूँ, अब मेरे 2 दोस्त हैं विजय और अमित, तो वो विजय और अमित दोनों को कॉल करके भी बताएंगे कि भैया अजय भैया जो हैं वो पैसे नहीं दे रहे हैं हमारे, क्योंकि EMI नहीं दे रहे हैं, वो इन्होंने ये चीज़ ले रखी है और इसका पे नहीं कर रहे। लेकिन इन दोनों के अलावा वो थर्ड पर्सन को बताने का राइट्स उनके पास नहीं, चाहे वो आपके मम्मी पापा या किसी और को भी वो नहीं बता सकते हैं। आपके रिलेटिव या आपके पड़ोस में या कहीं भी सोशल में, समाज में, वो कहीं भी ये नहीं बता सकते। अगर वो करते हैं तो ये एकदम गलत है और आप इसके खिलाफ भी कंप्लेंट जो है वो बैंक की कर सकते हैं, NBFC की कर सकते हैं। और साथ ही अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अब आएगा आपके, कई बार तो सेकंड मंथ में ही आपकी जब EMI मिस होती है तो उसके बाद ही आपकी गाड़ी को ये लोग जो हैं वो खोस लेते हैं, मतलब ले लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की या कोर्ट की लैंग्वेज में इसे खोसना बोलते हैं कि हमने गाड़ी खोसी है। खोसना मीन्स नॉट कि वो झपट्टा मार लिया या ज़बरदस्ती आपसे ले ली, दैट्स विद द रिस्पेक्ट, वो आपकी गाड़ी आपके घर से ले जाएंगे। अब जैसे ही आपने थर्ड EMI मिस करी तब आपका केस हो जाता है NPA मीन्स नॉन परफॉर्मेंस एसेट। अब इस केस में आपको सबसे पहले एक लेटर आएगा कि भैया या तो 3 महीने की EMI जो आपने पे नहीं की है उसको पे कर दो फटाफट, या फिर हम इतनी तारीख को आ रहे हैं और आपकी गाड़ी जो वो ले जाएंगे। जब वो आएंगे तो वो अकेला 1-2 लोग नहीं आएंगे, बल्कि 4 से 5 लोगों की एक टीम आती है। उस टीम में पुलिस वाले भी होंगे। पुलिस वाले कहाँ से आते हैं? जो रिकवरी एजेंसीज होती हैं वो नियरली आपके जो भी पुलिस स्टेशन पड़ेगा वहाँ पे इन्फॉर्म करती हैं कि भैया हम इस व्यक्ति के घर ये गाड़ी रिकवर करने जा रहे हैं क्योंकि उसने EMI जो है वो अपना लोन जो नहीं दिया। तो वहाँ से भी आपके साथ उस टीम के साथ 1 से 2 पुलिस वाले होंगे। तो अब वहाँ पर तो आप बदतमीजी उनके साथ कर ही नहीं सकते हैं। दूसरे,
वो लोग भी आपसे किसी भी कीमत पर बदतमीज़ी नहीं कर सकते हैं। विद द रिस्पेक्ट वो आपसे चाबी ले सकते हैं। अगर आप चाबी नहीं भी दे रहे हैं विद द रिस्पेक्ट तो वो ज़बरदस्ती सेकंड की लगा के गाड़ी को ले जा सकते हैं। ये उनके पास राइट्स हैं। अब आप कहोगे कि भैया जो पेपर साइन होते हैं, अगर कहोगे कि हम उनके ऊपर पेपर पे साइन नहीं करेंगे, तो वो आप साइन भूल जाइए। वो साइन तो उन्होंने नहीं, वो साइन तो आपने पहले ही कर दिए हैं। कब किए हैं? जब आपने लोन लिया था तभी आपने वो साइन कर दिए थे कि इफ़ आई एम नॉट कैपेबल टू पे द लोन्स, इन दैट केस बैंक हैव द राइट्स टू स्नैच माई, टेक माई, या जो भी है मेरी कार को ले सकते हैं। तो वो पहले ही राइट्स आपने बैंक NBFC को दे सकें और उसी के बिहाफ पे वो आपकी गाड़ी आपके पास से ज़बरदस्ती ले जाते हैं। तो यहाँ आपके पास कुछ भी नहीं बचता। अब इसके बाद क्या होता है कि गाड़ी वेयर हाउस में जाती है, 1 महीने के अंदर अंदर ऑक्शन होती है। अब यहाँ पे एक बड़ा पेच होता है भैया। कुछ लोग कहते हैं कि भैया हमारी गाड़ी छीन ली बैंक वालों ने, NBFC वालों ने, उसके बाद भी मेरे ऊपर अमाउंट है, छोटा सा अमाउंट होता है। फिर वो ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए कि अब आपकी गाड़ी के 50,000 हैं, ड्यू अमाउंट जो है वो 50,000 है, लेकिन गाड़ी ऑक्शन होती है 40,000 की। 10,000 तो बैंक का फिर भी बचता है। तो वो जो 10,000 है वो आपसे रिकवरी किया जाता है। जो उस गाड़ी का पहले ऑनर होता है उससे रिकवरी किया जाता है, जिसने लोन लिया था उसी से ही रिकवर किया जाता है। तो वो 10,000 देने की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर ही बनती है, वो आपको ही देना है। साथ ही वेयर हाउस का जो पार्किंग शुल्क है वो भी आपको देना। जितने दिन गाड़ी वहाँ खड़ी रही उतने दिन का पार्किंग चार्ज भी आप पर ही लगता है। तो उस टोटल अमाउंट्स को कई बार बैंक NBFC वाले वे राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ मतलब माफ़ कर देते हैं, लेकिन वो असल माफ़ नहीं होता है। वो ये होता है कि आपको इन फ्यूचर आपकी फाइनेंशियल डेथ कर दी गई है, अब आप इन फ्यूचर कोई भी लोन दोबारा नहीं ले सकते। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ राइट ऑफ। उसके ऊपर अगर आप चाहेंगे तो मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए बना दूंगा, उसमें आपको सब कुछ बता दूंगा कि उससे कैसे कैसे बचा जा सकता है। तो इन फ्यूचर तो आप भूल ही जाइए कि आपको कोई लोन मिलेगा भी। अब इसका बचाव क्या है? आप चिंता मत कीजिए इससे पहले कि आपको कोई जेल होगी या जेल हो सकती है, लेकिन उसके अलग चांसेस है कि आप गलत चीज़ें करते हैं। गलत चीज़ें मतलब गाड़ी को बेच देते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा कि जेल क्यों हो सकती है आपको। अभी मैं आपको सिर्फ बचाव के बारे में बताऊंगा। तो बचाव आपका सबसे पहले ये है कि जितना भी ड्यू अमाउंट आपने बैंक को देना है, तो आप अपने किसी रिलेटिव, अपने किसी फ्रेंड से या किसी से उधार लेकर वो पैसा आप बैंक को दे दीजिए। सबसे मस्त फंडा। जो आप अमाउंट लोगो उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं हो, ये देखें। भाई बंधु से लोगे तो जैसी बात है कि इंटरेस्ट नहीं लगता। दूसरा कि मान लीजिए आपकी 1 EMI मिस हो गई, सेकंड EMI आपकी मिस हो जाती है, तो आप इस चीज़ का इंतज़ार ना करें कि आपकी तीसरी EMI भी मिस हो जाए। जैसे आपकी सेकंड EMI मिस होती है और आपको लगता है कि अब आप फ्यूचर में 2, 3 और 4 जितने भी EMI हैं उनका कोई पता ही नहीं कि दे पाओगे या नहीं दे पाओगे, तो आप सबसे पहले अपने बैंक में जाएं, बैंक के मैनेजर से मिलें और उन पे जाकर सब अपनी पूरी फाइनेंशियल कंडीशन जो वो रख दें कि भैया देखो, आई एम नॉट कैपेबल टू पे द टोटल ड्यू अमाउंट। जो भी बच रहा है EMI मैं पे नहीं कर सकता हूँ, 2 मेरी ऑलरेडी मिस हो चुकी हैं, आगे का कुछ आप बता दीजिए सेटल का। तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप उसी टाइम पे जो चाबी है गाड़ी, उसी टाइम अपने बैंक NBFC के मैनेजर को सौंप दें। कागजी पूरा करवा लें। उस टाइम भी ध्यान रखिएगा इस बात का कि उनसे कागज़ ले लें कि हाँ भैया मैंने खुद ही सौंपी आके। तो वहाँ पर जो सॉफ्ट कॉर्नर आपके यहाँ पे एक अच्छी छवि बैंक और NBFC बन जाती है। फिर जब वो गाड़ी की ऑक्शन होती है तो फिर भी जो अमाउंट मतलब प्रोसेस वही होता है कि वेयर हाउस में गाड़ी जाएगी, फिर वहाँ से ऑक्शन में जाएगी, और ऑक्शन में जब जाएगी तो फिर ऑक्शन के बाद भी मान लीजिए कि यहाँ पे भी सेम वही होता है कि 50 में से 40 जो वो ऑक्शन होगी, लेकिन 10,000 फिर भी बच जाता है। तो उस कंडीशन में भी 10,000 आपको ही भरना पड़ेगा। और वे जो हमारे वेयर हाउस के पार्किंग चार्ज होते हैं वो कई बार माफ़ भी कर देते हैं। भैया पता है पहले कंडीशन ख़राब है और कंडीशन ख़राब है, कोई बात नहीं, वेयर हाउस के चार्जिंग आपके लगभग ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन 10,000 तो वो आपको एटलीस्ट देना ही देना है। तो वो आपको 2-3 महीने का टाइम मिल जाता है। वही दोबारा NPA वगैरह तो खैर पहले से वो होता है, लेकिन नहीं आप पे कर पा रहे हैं तो उस टाइम वेव ऑफ हो जाता है। और इन फ्यूचर आप जब भी वेव ऑफ मतलब आपके पास 10,000 या जितना भी ड्यू अमाउंट है, वो मैं आपको एक एग्जांपल तौर पे बता रहा हूँ, जितना भी ड्यू अमाउंट है वो सारा आप जाएं और बैंक NBFC को दे के अकाउंट को क्लोज करवा दें, तो आपका क्रेडिट स्कोर जो वो दोबारा से ठीक हो जाएगा।
प्रॉब्लम सिर्फ इतनी आएगी आपको कि आपका क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर जब वो नीचे जाएगा। जेल इतनी जल्दी होती नहीं, और जेल होने के भी बहुत सारे कारण होते हैं। वो कारण क्या होंगे वो आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में तो सिर्फ इतना ही था कि आपका बचाव कैसे हो सकता है और बैंक वाले आपके साथ क्या क्या कर सकते हैं, और जेल कैसे हो सकती है, इसके ऊपर ये भी एक लंबा टॉपिक है, तो ये अगली बार आपको बनाने को मिलेगी। और बाकी अगर कोई भी क्वेश्चंस आपके माइंड में हों और आप पूछना चाहते हो तो आपका स्वागत है। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है। आप हर तरह के क्वेश्चंस इस वीडियो से रिलेटेड, या आपको कोई समस्या इस तरह की आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, धड़ल्ले से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी से मुझे इंतज़ार है कि आप लोग 3 लाख करवा देंगे। बहुत टाइम हो गया, बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं 3 लाख देखने के लिए। तो जल्दी से इसको वीडियो को शेयर करा, इसी को नहीं औरों को भी शेयर कीजिए जहाँ हो सके। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, में जो भी जितने भी तरह के प्लेटफॉर्म है सब पे आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग, मैं उतना शेयर नहीं कर पाता जितना आप कर पाएंगे। मेरा कुछ नहीं है, ताकत सिर्फ आपकी है, इतना तो मुझे पता है। बाकी और भी इसी तरह की तमाम जानकारियाँ मैं हमेशा आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, जल्द मुलाकात होगी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।